चलिए देखिए, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10। ठीक है, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 से संबंधित ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमारा लेसन नंबर 1 में पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन और लेसन नंबर 2 में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, हमारे सामने पहला सवाल कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, जो प्रकाश की जो किरण होती है वो किस रेखा में गमन करती है। ठीक है, पहला आपको ऑप्शन दिया गया है सीधी रेखा, बी दिया गया है टेढ़ी रेखा, सी में दिया गया किसी भी दिशा में और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि जो हमारे प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा जो है इसमें सही आंसर जो आपका होगा वो कौन सी रेखा होगा? सीधी रेखा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ए, सीधी रेखा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, सवाल नंबर हमारा दूसरा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम जो है प्रकाश की चाल किसमें सबसे ज्यादा कम होता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जो प्रकाश जो होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक वो होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में। ठीक है, निर्वात के बाद होता है वायु में। ठीक है, वायु के बाद हमारा होता है जल में और जल के बाद हमारा होता है कांच में। देखिए, सबसे अधिक निर्वात, उसके बाद वायु, उसके बाद जल और उसके बाद कांच। तो आपसे पूछा सबसे कम प्रकाश का सबसे न्यूनतम प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, तो सबसे कम इसमें होगा कांच में होगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा? डी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अगला का सवाल आपके सामने है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, जो हमारा मोटर गाड़ी जो चालक होता है, चलाने वाला मोटर गाड़ी, उस गाड़ी के चालक के सामने जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोटर कार जो चलाने वाले ड्राइवर होते हैं उसके चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमारा कौन सा दर्पण लगा रहेगा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब देखिए सवाल नंबर आगे, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया था? तो आपको पता होना चाहिए मोटर कार के हेडलाइट में हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अब देखिए अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, जो समतल दर्पण होते हैं उनमें प्रतिबिंब कैसा बनते हैं? काल्पनिक। प्लस में इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के क्या बनेगा? बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। प्लस में क्या होगा? पार्श्व रूप से जो है उल्टा बनेगा। ठीक है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। जो भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसके अनुसार मार दीजिएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? वो बनता है आपको काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, या वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है? तो देखिए, आपको याद रखना है लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे सूचित किससे किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को कहा जाता है। अगर कोई प्रकाश की किरण है उसके पथ को क्या दर्शाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। अब देखिए अगला सवाल, कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो देखिए, ये आपको इसमें पूछा है कि अगर लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया गया है, ठीक है, तो उसका फोकसांतर कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता बराबर जो होता है वो 1 बटा फोकसांतर होता है। मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। इसमें हमारा कह रहा है क्या कि फोकस कितना दिया गया है, सॉरी क्षमता कितना दिया गया है? 2D दिया गया है, इज इक्वल टू 1 बाई कितना होगा? F हो जाएगा। अब देखिए 2 का 2 रह जाएगा, हमको सेंटीमीटर में पूछा तो ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है, इधर बटा में है यह जाएगा तो गुना में चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू में F इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर। अब ये कट जाएगा 2 से तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकसांतर जो आएगा वो निकल कर कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। का सही आंसर कितना होगा? डी होगा। अब देखिए आगे,
करा किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए इसमें उत्तल लेंस पूछा है कि नहीं। तो उत्तल लेंस इसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे, P इज इक्वल टू हमारा होता है 1 बाई कितना F होता है। अब P के जगह पर हमारा निकालना है 1, F कितना दिया गया 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो P इज इक्वल टू सेंटीमीटर में है तो ऊपर में कितना रख देंगे 100 रख देंगे, अब बाई कितना 50 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, अब ये कटेगा हमारा, चलिए ये हमारा कट जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। लेंस की क्षमता का इसमें मात्रक बताया गया 2 डायोप्टर, तो सही आंसर इसमें क्या होगा 2 डायोप्टर। देखिए आपको याद रखना क्या कि उत्तल लेंस की जो फोकस जो क्षमता होता है उत्तल लेंस का, ठीक है, फोकस क्षमता वो होता है आपको जो है प्लस में होता है। ठीक है, और अगर अवतल लेंस पूछेगा, क्या पूछ देगा अवतल लेंस, तब वो किस में होता है माइनस में होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों से समूह को किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा जो होता है वो हमारा होता है समांतर किरण पुंज। तो याद रखिएगा किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा आपका समांतर किरण पुंज। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। कह रहा उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए आपको थोड़ा देर पहले ही बताया गया, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता पूछेगा तब बताना है आपको धनात्मक, और अगर अवतल लेंस की क्षमता पूछेगा तब क्या बताना है आपको ऋणात्मक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कह रहा अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। पीछे वाला क्वेश्चन बताएं कि हमारा अवतल लेंस रहेगा तब क्या होगा ऋणात्मक होगा, और उत्तल लेंस के लिए क्या होगा धनात्मक होगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल पूछा है अवतल लेंस के लिए तब क्या हो जाएगा ऋणात्मक। अब देखिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उत्तल, देखिए उत्तल लेंस के हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस को जो हम लोग कहते हैं अवतल, ठीक है। तो अवतल लेंस का नाम होता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। याद रखिएगा आपको हमारे सामने जो प्रश्न है वो पूछा गया है उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। यही अगर हमारा रहता अवतल लेंस को क्या कहते हैं तो सही आंसर क्या होता अभिसारी लेंस होता। चलिए नहीं एक मिनट रुक जाइए, हमारे सामने उत्तल लेंस है तो अभिसारी लेंस होगा। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे अपसारी लेंस। चलिए अब देखिए अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया कि अवतल लेंस को क्या बोलेंगे अपसारी, उत्तल को क्या बोलेंगे अभिसारी। यहाँ देखिए यही चीज है, अवतल को क्या बोलेंगे अपसारी। अब देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें बताना आपको कि कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त कर सकते। तो लेंस बनाने के हम लोग प्रयुक्त नहीं कर सकते किसको मिट्टी को, ठीक है। मिट्टी से आपका लेंस नहीं बनता है। अगर है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए वस्तु के अगर बाबू बराबर कहेगा, इसमें सवाल देखिए कह रहा है कि वस्तु से क्या बनना चाहिए छोटा, तो छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा उत्तल में, हमेशा जो किसमें बनेगा उत्तल में। अगर बराबर पूछेगा कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनेगा, तब वो बनेगा समतल, इसमें बनेगा समतल में। यहाँ पूछा हमेशा, तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब किससे बनेगा उत्तल दर्पण बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ होगा किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आपका किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो होगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का हमेशा क्या बनता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, साथ साथ में वास्तविक भी बनता है
और उल्टा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु के छोटा भी बनता है। तो सारा प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, आभासी, वास्तविक सब किसमें बनेगा? अवतल दर्पण में बनेगा। चलिए, अकारा के प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर यहाँ अपवर्तन कहता तो अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के भी जो है 2 नियम होते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए, हमारा हवा से कहा जा रहा है? कांच में। तो हवा हुआ विरल माध्यम, ठीक है। हवा कौन सा माध्यम हुआ? विरल माध्यम। और कांच कौन सा माध्यम हुआ? तो कांच हुआ आपको सघन माध्यम। और जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या करती है? मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब से क्या हो जाएगा? निकट आ जाएगा। देखिए, कह रहा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो जो हमारा फोटोग्राफी का जो कैमरा का अभिदृश्यक होता है, चलिए देखिए, कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो आपको होगा उत्तल लेंस। अब देखिए नेक्स्ट, कह रहा साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। अगला सवाल है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू होता है R/2। फोकस दूरी कितना दिया गया है? 10 10 R/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, ठीक है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? निर्गत कोण। देखिए, कह रहा सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग जो है, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वो होगा हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 कह रहा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, कौन सा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, कह रहा प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से हम लोग जानते क्या है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होगा? आर। देखिए, कह रहा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो आपको पता होना चाहिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है वो आपका जो है सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है वो आपका उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा। अब देखते हैं अगला सवाल, कह रहा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो बाबू, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है और दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1 होती है, ठीक है। लेंस है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितना होगा बाबू? 2 होगा। और यही अगर आपको दर्पण पूछेगा तो दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बाबू? 1 होती है। देखिए, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो देखिए, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो आपका अवतल होता है, ठीक है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अरे एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो देखिए, आपको बताया गया क्या कि आपको लेंस की क्षमता P = 1 में कितना होता है? F होता है। डायोप्टर 1 है, सेंटीमीटर में पूछा गया तो ऊपर में 100 दे देंगे, नीचे में F दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F = कितना जाएगा? 100। और यहाँ उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किसमें होगा? प्लस में। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समाप्ता होंगे। देखिए, आपको कह रहा है क्या कि दर्पण और लेंस दोनों बताना है और फोकस दूरी कितना दिया गया? माइनस। तो आपको जो है आप लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में दोनों में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है, ठीक है।
और साथ साथ में अवतल लेंस होती है, अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी भी किसमें होता है, माइनस में होता है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल। आगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो कितने नियम होंगे, 2 नियम होंगे। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो हमारा मान जो होगा वो होगा साइन आई इज इक्वल टू बटा में साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, आपतन कोण की जया बटा में अपवर्तन कोण की जया। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, तो एक आपका जो है कह रहा है कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है, वो ऑप्शन ए है सभी जगह मोटा, सभी जगह समान मोटाई का, ठीक है। आपको बी में दिया गया है कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, सी में आपको दिया गया है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि एक उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है, वो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा। इसका सही आंसर कितना होगा, सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, करेक्ट अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो एम बराबर होता है भी बटा कितना होगा, यू होगा, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। देखिए नेक्स्ट सवाल, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्र त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2 होता है, एफ इक्वल टू क्या होगा, आर बाई 2। अब इसमें देखिए एफ बराबर आर बाई 2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा देखिए एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2, 2 इधर बटा में इधर जाएगा गुणम हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण फोकस एवं वक्र त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होगा, आर बराबर 2f होगा। अब देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अब देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब होता है, तो देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब देखिए उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है, तब हमारा जो है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, ऑप्शन सॉरी कैसा बनता है, ए में है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी में है छोटा और वास्तविक, सी में है छोटा और काल्पनिक, डी में है बड़ा और काल्पनिक। तो देखिए उत्तल लेंस है, तो लेंस में तो काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनेंगे, लेकिन कह रहा है कि एफ और 2f के बीच रखा जाए, तो एफ और 2f के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा और साथ साथ में बनेगा वास्तविक। अब देखिए अगला सवाल, कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो दो पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वो हमारा कौन सा दर्पण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण, बी में दिया गया है समतल दर्पण, सी में दिया गया है उत्तल दर्पण और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो दर्पण बाहर की तरफ वक्रित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, तो सही आंसर कितना होगा, सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। चलिए करा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, तो सही आंसर क्या होगा, मात्रक विहीन होते, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो केंद्र होता है उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से जो है, ठीक है, किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और डी में है आपको 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो हम लोग जो है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, शब्द को पढ़ने के लिए कितने जो है सेंटीमीटर वाला लेंस का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग प्रयोग जो करेंगे वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे,
ठीक है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर इनमें कौन जो है दर्पण का सूत्र है? तो देखिए दर्पण का सूत्र हमारा होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र है, और यही अगर माइनस लग जाए 1/v माइनस 1/u बाई 1/f, तब ये हमारा हो जाएगा लेंस सूत्र। ठीक है, इसमें मिला लीजिए आप 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, ठीक है, 1/v, ये v/1 हो गया, ये नहीं होगा, आपका सही आंसर ये होगा 1/v प्लस 1/u, ये वाला आंसर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये सही आंसर होगा। अब देखिए 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? देखिए वक्रता केंद्र है तो सूचित किससे करेंगे? सी से, तो सही आंसर क्या होगा? सी। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा है, देखिए छाल नहीं होगा, यहाँ पर स्प्रिंट है, चाल होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको जल पूछेगा, तो जल में होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच पूछेगा तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुना में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हमें अब पूछा है निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अगर कोई पतला लेंस है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कम, बी में दिया गया अधिक, सी में दिया गया संतुलित और डी में दिया गया है सभी। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता हमारा होता है कम। कह रहा मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो हमारा अगर मोटा पतला लेंस है तो कम रहेगा, तो मोटा लेंस रहेगा तो क्या होगा? अधिक होगा। कह रहा अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, तो हमारा बनता है आभासी एवं क्या बनता है? सीधा। ठीक है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? सीधा। अब देखिए कह रहा उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र, ठीक है, जिसको प्रकाशित केंद्र को हम करते हैं वो से, और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है, रखे बिंब, यहाँ होगा बीम, बीम मतलब होता है वस्तु, ठीक है, बीम मतलब क्या होता है? वस्तु। बीम का हमारा जो है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए में दिया गया है आभासी तथा उल्टा, बी में दिया गया आभासी एवं सीधा, सी में दिया गया है काल्पनिक एवं सीधा, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा होगा आभासी एवं सीधी होती है। 54 का सही आंसर कितना होगा? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अगर कोई है अवतल लेंस है, ठीक है, और उसको जो है मुख्य फोकस पर एफ पर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा बनता है अनंत पर। सही आंसर कितना होगा? सी होगा। आगे कह रहा उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वक्रता केंद्र पर, बी में दिया गया है आपको फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी में दिया गया है अनंत पर, और डी में दिया गया ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो 56 का सही आंसर कितना होगा? सी होगा। अब देखिए 58, कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अगर कोई अवतल लेंस है उसके मुख्य फोकस, ठीक है, एफ पर रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ होगी? ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी में है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, सी में है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अब देखिए नेक्स्ट सवाल,
कर अपतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी। अगर हम कोई वस्तु को कहाँ रख दें, अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर कोई अपतल लेंस के सामने अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब देखिए, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी। अगर कोई हमारा जो है अवतल दर्पण है, ठीक है, तो अनंत पर रखेंगे तो भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो भी हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, करा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशिक किरण अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई। तो लेंस अगर है, इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश किरण आएगी तो बिना विचलित हुए कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बिना विचलन के निर्गत होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से परिवर्तन के पश्चात क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है विचलन के साथ निर्गत होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है। ठीक है, आपको जो है बी में दिया गया है निर्गत किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर होती है। सी में दिया गया है मुख्य अक्ष से दूर जाती है और उसी पथ क्रम से वापस परिवर्तित हो जाती है। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस होकर गुजरेगा, हाँ लेंस होगा, लेम नहीं होगा। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, तो निर्गत मुख्य किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाएगी। तो सही आंसर कितना होगा, बी होगा। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई किरण अपतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और निर्गत किरण मुख्य अक्ष से कहाँ जाती है, दूर हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। चलिए, आपको अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। थैंक्स फॉर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, कमेंट्स और लाइक करें।